अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं उनके कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था। और ये टॉपिक जब हम आज इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो ये आपका सेल बायोलॉजी का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही में इसका प्रैक्टिस टेस्ट और इसके बाकी चीज़ें जो हैं टेस्ट वगैरह वो अपलोड कर दूँगा। बहरहाल तो जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स रह गए हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ये पढ़ना है। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This word is a combination of three words. Endo means inside, plasmic comes from cytoplasm, and reticulum is a network of channels. So it is a network of channels that is extended through eukaryotic cells. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसकी मेम्ब्रेन को सिस्टर्ने कहा जाता है। Now what are cisternae? These are spherical or tubular membranes that separate material in channels from cytoplasmic material. यानी कि ये वो membranes हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करती हैं, उससे अलग रखती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं तो इसकी वजह से सरफेस रफ हो जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं हैं तो इनकी सरफेस स्मूथ है। फिर इनके फंक्शंस क्या हैं? आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और इन राइबोस इसके साथ जो राइबोसोम्स अटैच हैं उनसे वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं यूजुअली जिन्होंने सेल से बाहर जाकर काम करना, जैसे कि सिक्रीशंस वगैरह। और जो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ज़्यादा फंक्शंस हैं। मसलन पहला फंक्शन लिखा है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, तो ये स्टीराइड हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है उसमें इनका रोल है। मतलब स्टीराइड हार्मोन जिस भी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है उस ग्लैंड के सेल्स में जो एससीआर है वहाँ से वो हार्मोन सिंथेसाइज होगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स लीवर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लीवर आपको पता है मेटाबॉलिज्म का सेंटर है और वो ड्रग्स को, टॉक्सिन्स को, पेस्टिसाइड्स को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के इसके वेसिकल बर्ड ऑफ होते हैं और वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने रोल पढ़ा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल्स में, वो किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से उसके सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से ये मसल सेल्स और नर्व सेल्स में ट्रांसमिशन में भी, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी रोल प्ले करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कॉमन फंक्शन है, दैट इज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। वो कैसे? कि देखिए जो इसके सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स हैं वो एक तरफ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, दूसरी तरफ पे वो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, तो ये इसको सेल को कंप्रेस नहीं होने देते। ठीक है, इसकी डायग्राम अभी हम आगे देखेंगे। पहले एक और ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, एंड दैट इज गोल्गी अपैरेटस। कैमिली गोल्जी एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर इसको नाम दिया गया 1898 में। और ये एक्चुअली क्या है, गोल्गी अपैरेटस क्या है कि मेम्ब्रेन्स हैं, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स प्लस उसके जो उससे जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं दोनों को मिला के एक अपैरेटस बनता है, उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, और सैक लाइक और सिस्टर्ने क्या है, दीज आर सैक लाइक मेम्ब्रेन्स। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो दो फेस हैं, फॉर्मिंग फेस एंड मैचुरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस इसलिए बोलते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर से जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं वो यहाँ पर आकर इसके अटैच होते रहते हैं, और ये अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये फेस बनता ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। इसको मैचुरिंग फेस इसलिए बोलते हैं कि इस वाली जगह से, इस फेस से जो वेसिकल्स हैं मैच्योर होके जो प्रोटीन्स हैं वो बर्ड ऑफ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैचुरिंग फेस। अब जो फॉर्मिंग फेज है उसकी शेप कन्वेक्स है, जो मैचुरिंग फेज है उसकी कनकेव है। अब ये इनकमिंग वेसिकल्स आ रहे हैं एससीआर वाली साइड से, ठीक है, और ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स हैं और यहाँ से फिर ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं, ये पार्ट ऑफ हो रहे हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं अगर आप देखें, इससे पहले एक और चीज़ बता दो, बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप गोल्गी अपैरेटस को देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसा पूरा जो सिस्टम है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेसिकल लगते रहते हैं, वो वेसिकल अंदर आते रहते हैं, मजीद वेसिकल यहाँ बनते रहते हैं, और वो जो वेसिकल यहाँ पर अटैच होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं, उनकी पैकिंग होती रहती है और वो यहाँ से बर्ड ऑफ होते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मटेरियल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब फंक्शंस क्या है, सेल सिक्रीशन की पैकिंग में इनका रोल है। अब सिक्रीशंस क्या हैं? सिक्रीशंस ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं एक्चुअली ईआर से
ER से फिर ये जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस में, यानी कि RAR में बनते हैं और SCR के चैनल से बर्ड ऑफ गोल्जी ऑपरेटस से अटैच होते हैं और फिर वहाँ पे इनकी पैकिंग होती है, फिनिश प्रोडक्ट्स की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल है पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स जो नीचे भी है, ट्रांसपोर्ट में इनका रोल है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पैकिंग करते हैं पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स में और वो फिर क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं और इनसे आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं, और दोनों के फंक्शन क्या हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रोल है, मेम्ब्रेन्स में इनका रोल है, ये सारे इनके फंक्शन हैं। अब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो ऑर्गेनेलिस हैं दे आर अटैच, ये फिक्स्ड होते हैं। अब आप देखो जब मैंने आपको बात की थी मैकेनिकल सपोर्ट वाली कि एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, तो जो सेल है वो कंप्रेस नहीं हो पाता, मैकेनिकल स्ट्रेस से बच जाता है। यहाँ पे आप देखो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो गोल्जी ऑपरेटस है, डायग्राम थोड़ी वाजे नहीं हो पा रही बार, ये ट्रांसफेज है, ये सिस्टर्ने है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, ये इसका सिस फेस है और दूसरा ट्रांसफेस, ठीक है जी। ये गोल्जी ऑपरेटस है, इसके अंदर ये देखें मूव कर रहा है मटेरियल, पैकिंग हो रही है, पैकिंग होने के बाद ये सेक्रेटरी वेसिकल के साथ ये अटैच हो रहा है और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ बर्ड ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। फिर है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम आपको पता है, एक साइंटिस्ट ऑफ पैलेट उसने इनको डिस्कवर किया, ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। लोकेशन इनकी प्रोकैरियोट्स में दो जगह पे, साइटोप्लाज्म में और उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा हुआ है। यूकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में है और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पोजिशन में इसके RNA और प्रोटीन है, यहाँ पे वो गलती से राइबोसोम लिखा गया, RNA एंड प्रोटीन्स, इसलिए चूंकि ये यूकैरियोट्स में इनकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ RNA है और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, इसलिए इन्हें यूकैरियोट्स में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है और इनका एक ही फंक्शन है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये खुद कहाँ बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, तो न्यूक्लियोलस भी वो क्या है, वो राइबोसोमल फैक्ट्री है। अब इनके सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में लार्जेस्ट यूनिट 50S है, स्मॉलेस्ट यूनिट 30S है, जो फंक्शन यूनिट बनता है वो 70S है। यूकैरियोट्स में लार्जेस्ट यूनिट 60S है, स्मॉलेस्ट यूनिट 40S है और फंक्शन यूनिट बन जाता है 80S। अब इन दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम आयन। अब ये देखो एक स्ट्रक्चर है, पॉलीसोम बन रहा है कि बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो एक मैसेंजर RNA के साथ अटैच हैं और इस सारे कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं पॉलीसोम। कि लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, कंबाइन हो जाएंगे मैसेंजर RNA के साथ और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद लाइसोसोम ऑर्गेनेली, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लाइसोसप्लिटिंग सोमम इन बॉडी। और जब ये डिस्कवर हुए थे ना तो इनकी शेप का कोई और ऑर्गेनेली पहले मौजूद नहीं था, यानी पेरोक्सिसोम वगैरह और ग्लाइऑक्सिसोम ये बाद में डिस्कवर हुए, तो ये अपनी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बाकियों से ज़रा डिफरेंट थे। बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनिल्स चैनल लाइक थे, ये चैनल लाइक नहीं थे। और डीडब ने इनको स्टडी किया, आइसोलेट किया यूकैरियोटिक सेल से, लीवर सेल से स्पेशली, और ये दे आर एनरिच्ड विद एसिड फॉस्फेटेसेस एंजाइम्स एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इनके ना स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। एक तो प्राइमरी लाइसोसोम है जो कि जिसके एंजाइम्स बने RER में, उसकी पैकिंग हुई गोल्जी ऑपरेटस में और वो सेल में साइटोप्लाज्म में आ गया, वो है प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, सेल ने किसी मटेरियल को, फूड पार्टिकल को या बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, ठीक है, फैगोसाइटिक वैक्यूल बन गया। जब वो फैगोसाइटिक वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि अब इसकी डाइजेशन होनी है जो भी चीज़ अंदर आ रही है। तो फैगोसाइटिक वैक्यूल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम ये कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। इसी तरीके से अभी एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एक तो फैगोसाइटोसिस का रोल है कि जो भी चीज़ अंदर दाखिल हो जाएगी, बैक्टीरिया या फूड है, उसको ब्रेक करना है। अब ज़ाहिर है बैक्टीरिया या फूड है, उसमें या लिपिड्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे, इन सबको तोड़ने के एंजाइम में मौजूद है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इसका रोल आ जाता है, सेल के अंदर जो भी चीज़ एंटर हो रही है उसको ये ब्रेक कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस से अगर आपको याद हो, इम्यून सिस्टम में पढ़ा था आप, वो एक्चुअली ये मुराद है। तो जो मैक्रोफेजेस हैं, जब वो बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करते हैं लाइसोसोम्स के थ्रू करते हैं। इंटरसेलुलर डाइजेशन में इनका रोल आ गया। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में रोल है, अभी हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स का, जो
पैंक्रियास से बनते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रोल है। फिर ऑटोफेगी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपने ही पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है, वॉर्न आउट सेल्स को डीजनरेट करना शुरू कर देता है। जैसे पुराना आरबीसी है वो डिग्रेड होगा, तो जब वो डिग्रेड होगा तो उससे जो पार्ट्स हैं वो बाकी नई सेल बनाने में यूज हो जाएंगे, या कोई पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिग्रेड करके उसके जो यूजेबल पार्ट्स हैं उनको दोबारा से यूज कर लिया जाता है, और सेल्स के डीजनरेशन में भी इसका ये रोल है। अच्छा, अब देखें ऑटोफैगोसोम जो हैं, प्राइमरी लाइसोसोम तो है ना, वो ऐसे लाइसोसोम जो अपने सेल को खुद मार सकते हैं। जब उनके साथ कोई अपने ही सेल का पार्ट जुड़ जाएगा ना वैक्यूल की फॉर्म में, तब ये बन जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएंगे। और ये कब होता है? जब भूख लगती है इंसान को, जब आपने फास्टिंग की हुई है, अब आपको एनर्जी का लेवल तो पूरा करना है ना, तो सेल क्या करता है कि अपने ही सेल के कुछ पार्ट्स को डिग्रेड करना शुरू कर देता है, और उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? लाइसोसोम। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये फूड पार्टिकल है, फैगोसाइटोसिस हो रही है, फूड वैक्यूल बन गया है, ठीक है। यहाँ से आर से ट्रांसपोर्ट वेसिकल गया गोल्गी एपैरेटस में, ये लाइसोसोम बन गया। अब लाइसोसोम फूड पार्टिकल को भी ब्रेक कर रहा है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अलावा ये लाइसोसोम सेल के अपने ही पार्ट को, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये सेल के अपने पार्ट को खाना शुरू कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम। अब लाइसोसोम से रिलेटेड डिजीजेज हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेज, यानी जो बाय बर्थ होती हैं। अब जो भी डिजीज बाय बर्थ होगी ना, उसमें कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लाजमी होगा। इसका कॉज क्या है जी? एक्चुअली जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, वो जो प्रोटीन चूंकि डीएनए से बनते हैं, जो डीएनए अगर डैमेजिंग है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया, तो एंजाइम नहीं बनाएगा। अफेक्ट क्या होता है? उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं स्पेसिफिक टाइप्स के। एग्जांपल्स क्या हैं? पहले है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ने का एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो बन जाएगा, लेकिन ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ग्लाइकोजन उन सेल्स के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा है टे-सेक्स डिजीज। ये एक एंजाइम होता है लाइपेज, लिपिड्स को नहीं ब्रेक कर पाता, जिसकी वजह से लिपिड्स ब्रेन के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं बच्चे के, और उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता और उसमें मेंटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर जी वैक्यूल, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसकी लोकेशन प्लांट सेल में सेंटर में है, ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर्स को ये पेरिफेरी में पुश कर देता है। एनिमल सेल में स्मॉलर साइज के होते हैं, और प्लांट के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो मिलके, कॉलीसेंस का एक वर्ड यूज है, वो मिलके एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन का वर्ड आना चाहिए, स्ट्रक्चर का वर्ड लिखा हुआ है। फंक्शन इनका काफ़ी सारे हैं। मसलन एक फंक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यानी कि बुक के जो वर्ड्स हैं कि इट इज़ अ साइट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करते हैं, सेल प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, और डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है ये इंडिविजुअल सेल्स को, जिसकी वजह से यंगर पार्ट्स और लीव्स के अंदर टर्जिडिटी आती है और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाते हैं। अगर टर्गर प्रेशर ना हो तो प्लांट्स की बेताशा मूवमेंट से खत्म हो जाएंगे, उसका सर्वाइवल पॉसिबल शायद ना रहे। फिर अच्छा, वैसे तो माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन मैं चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल रिलेटेड है एक हिस्से से साइटोस्केलेटन से, तो इसलिए बेहतर है कि हम सबको ही पढ़ लें। अब साइटोस्केलेटन नाम से जाहिर है स्केलेटन ऑफ सेल। अब इसके अंदर जो प्रोटीन है उसमें ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है। अब इसकी टाइप्स है 3, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? लॉन्ग ब्रांच एंड सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं दुबले पतले, और इनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स बनते हैं। इसके अलावा इनका क्या काम है कि माइटोसिस में ये स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली और डिसअसेंबली में रोल प्ले करते हैं। फिर हम माइक्रोफिलामेंट्स, ये थिन प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, इनमें एक्टिन, मायोसिन है, और ये सिलेंडर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि पतले हैं और सिलेंडर की फॉर्म में, और इनका काम यह है इंटरनल सेल मोशन, जैसे अमीबाइड मूवमेंट है, साइक्लोसिस है, उनमें रोल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसलिए कहा जाता है कि इनका डायमीटर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन है, और इनका काम क्या है कि ये सेल शेप को डिटरमिन करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं उनकी जो आपस में इंटीग्रेशन है उसमें भी इनका रोल है।
नेक्स्ट है जी सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के अक्रेंस कहाँ है जी? एनिमल सेल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में ये नहीं है। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे, और ये एक दूसरे पे राइट एंगल की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है कि हर सेंट्रियोल में एरे होती है 9 सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी सिलेंडर की फॉर्म में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये तरतीब में लाइन में मौजूद है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है मजीद 3 ट्यूब्यूल्स पे, जैसे आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल में फिर आगे 3 ट्यूब्यूल्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है। फंक्शन क्या है जी? सीलिया की फॉर्मेशन में रोल है, और जो फॉरेन की लोकेशन है, जैसे हम पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन में कि ये एक्टिन और मायोसिन को एक्टिवेट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, और फिर फॉरेन को पता लगता है कि जहाँ पे सेल ज़रा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ पे फिर फॉर्मिंग स्टार्ट होती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। इसकी शेप अगर आप देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो रॉड्स, वेसिकल और फिलामेंट्स जैसी है। साइज इसका कम ज़्यादा हो जाता है, नंबर भी इसका वेरिएबल है, डिपेंड करता है आपके मसल सेल के ऊपर या किसी और सेल पे कि उसकी कितनी एक्टिविटी है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतना ही नंबर भी बढ़ जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें डीएनए राइबोसोम है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। उस इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। इन क्रिस्टे के ऊपर FO और F1 कॉम्प्लेक्स है, ATP सिंथेज है, ठीक है। ये क्रिस्टे आपस में मिल रहे हैं, इनका जंक्शन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 11 में। ज़्यादातर इसके रिएक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसका फंक्शंस क्या है? ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ये ATP को रीजनरेट करता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, केमी ऑस्मोसिस में कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कोएंजाइम्स, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सब चीज़ें किस में यूज होती हैं? क्रेब्स साइकिल में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अक्रेंस प्लांट सेल में पेरिफेरल पोजीशन में है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में सेंट्रल है। अगर तो एक न्यूक्लियस सेल में वो मोनोन्यूक्लिएट है, अगर 2 हैं तो बाइन्यूक्लिएट है, अगर ज़्यादा है तो वो मल्टीन्यूक्लिएट है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। शेप इसकी देखें तो इरेगुलर या स्फेरिकल है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और सेल में ये डार्कली स्टेन्ड एरिया, यानी बाकी सेल के मुकाबले में ये डार्क नज़र आता है। अब इसके कॉम्पोजिशन के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो 4 हैं। इसके कॉम्पोजिशन में DNA है, RNA है, एंजाइम्स है, प्रोटीन है, और जो इसके पार्ट्स हैं वो भी 4 हैं। एक है न्यूक्लियोलस, एक है क्रोमैटिन मटेरियल, एक है न्यूक्लियर कोर, एक है न्यूक्लियोप्लास्ट। तो बुक ने 3 को एक्सप्लेन किया। पहले हम देखते हैं जी न्यूक्लियर कोर्स को, ठीक है। अब न्यूक्लियर कोर्स कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, इनमें भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अब एनवेलप है, एनवेलप में एक्चुअली न्यूक्लियर कोर्स आ जाते हैं। एक्चुअली तो न्यूक्लियर एनवेलप की हेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन उन्होंने किया, एनवेलप को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। सो जहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है वहाँ पे कोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। अब जो न्यूक्लियर कोर है उनकी तादाद वेरिएबल है। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जैसे कि एग, उसमें 30,000 तक है एक सेल में। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट, जो अभी अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे परफॉर्म करना, उनमें 3 से 4 कोर होते हैं। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि चूंकि सेल डेवलप हो रहा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत होती है सेल न्यूक्लियस से इनसाइड एंड आउटसाइड, इस वजह से न्यूक्लियर कोर ज़्यादा हो सकते हैं। फिर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे राइबोसोमल RNA बनता है और स्टोर होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, जो कि ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है जो जिनसे आगे जाके राइबोसोम बनने हैं। प्रिकर्सर बोलते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसने आगे कोई चीज़ बनानी, ठीक है। और दूसरा सेंटर में फिब्रिलर एरिया, यहाँ पे लार्ज मोलेकुलर वेट RNA होता है और राइबोसोमल DNA मौजूद है। फिर है जी क्रोमैटिन। क्रोमोसोम आपको पता है DNA, RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं, ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेर है, क्रोमेटिड्स है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल है डिफरेंट स्पीसीज में, और उनके भी 2 तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स हैं और जर्म सेल्स जो कि स्पर्म या एग है। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद जर्म सेल्स के मुकाबले में डबल होती है, जैसे कि ये टेबल है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे नहीं लिखे,
चंद के लिख दिए, 2-3 रह गए हैं, तो आपने सारों को तादाद को, क्रोमोसोम्स की तादाद को याद रखना है। ठीक है जी। लास्ट में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, डायमीटर इसका 4 to 6 माइक्रोन मीटर है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं बिकॉज इनके पास भी राइबोसोम होता है और डीएनए होता है। और ये हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको उसमें देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो अभी आपको हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आएंगे जिनमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होंगे। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं ग्रेना, और ग्रेना मैट्रिक्स में मीडिएट होते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तब इसका सही स्ट्रक्चर वाजे होता है, उसमें 3 पार्ट्स नजर आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, स्ट्रोमा है, ये लिक्विड है, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, उसके इनसाइड को ल्यूमन कहते हैं, और फिर ये ग्रेना इकट्ठे होकर, सॉरी थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स इकट्ठे होकर ये ग्रेनम बना देते हैं। तो अब इनके पार्ट्स को देखते हैं। पहला पार्ट है स्ट्रोमा, ये एक फ्लूइड है जो कि थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स को सराउंड करता है। इसमें प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं, सर्कुलर डीएनए है, इस वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे होती है, लेकिन मेन रोल क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यहाँ पे केल्विन साइकिल होता है। एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन्स हैं जो कि स्ट्रोमा को कवर करती हैं और क्लोरोप्लास्ट के ज़्यादातर पार्ट को कवर करते हैं। थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि अपने आप को अरेंज करते हैं ग्रेना या इंटरग्रेना बनाने के लिए। ऑन एवरेज एक ग्रेनम के अंदर 50 या उससे ज़्यादा थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स होते हैं और उन पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। और जो ग्रेना ये आपस में इंटरग्रेनम के जरिए अटैच हैं, जैसे हम डायग्राम में देख चुके हैं। और यहाँ पर लाइट एनर्जी फिक्स होती है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जो लाइट रिएक्शंस इनको हम बोलते हैं, ये रिएक्शंस यहाँ पर। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है बच्चों इनसे रिलेटेड तो ज़रूर पूछेगा। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए